आज पढ़ेंगे बच्चों अपन क्लास 11th क्लास आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी बुक सेकेंड चैप्टर आपका तीसरा रहेगा और वीडियो आएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर अपने पास है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, एक निश्चित वाहिकाओं द्वारा बहकर आने वाला जल, एक निश्चित माध्यम से या निश्चित वाहिकाओं द्वारा बहकर आने वाला जल जिस धरातल से होकर बहता है और जहां खाड़ी में या सागर में जाकर गिर जाता है वो पूरा क्षेत्र अपवाहिक क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये अपने पास पर्वत है, यहाँ से कोई नदी बहकर आ रही है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। बंगाल की खाड़ी में क्या कर रही है? गिर रही है। तो यहाँ का जो पूरा क्षेत्र कहाँ से नदी आ रही है, ये पूरा क्षेत्र इसका अपवाहिक क्षेत्र है। क्या है इसका? अपवाहिक क्षेत्र है। तो देखिए आपने लिखा है, आपने वर्षा में बहती नदियों को देखा होगा, बहते हुए पानी को देखा होगा। ये पानी चारों तरफ से बहकर आता है और आकर कहीं न कहीं पे जमा हो जाता है। तो जहां से आता है अपने साथ कूड़ा करकट मिट्टी वनस्पति बहाकर लाता है और लाकर उसको मैदान में छोड़कर पानी कहीं जाके गिर जाएगा। तो पूरा क्षेत्र कहीं न कहीं जमा हो जाता है। उन सभी क्षेत्रों को अपवाहिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है अपने पास में कि अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती है। अगर वाहिकाएं नहीं होती तो बाढ़ पैमाने पर आ सकते हैं। अगर वाहिकाएं नहीं होगी या नदियां नहीं होगी तो पानी एक जगह आ जाएगा और तूफान या बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इन वाहिकाओं के द्वारा पानी चारों तरफ फैल जाता है और अपने निश्चित मार्ग से जाकर किसी खाड़ी सागर में जाकर गिर जाता है। अगर लिखा है एक बॉक्स बनावाना, उस बॉक्स में देखिए एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, एक निश्चित वाहिका बोलते हैं नदियों को, वाहिका किसे बोलते हैं? वाहिका बोलते हैं नदियों को, यानी बहता हुआ पानी। वाहिका क्या होता है? बहता हुआ पानी। निश्चित वाहिकाओं द्वारा बहते हुए जल प्रवाह, जल यानी जल प्रवाह मीन्स बहना, जल प्रवाह में बहते हुए जल के माध्यम से जिस क्षेत्र को घेरता है, जिस क्षेत्र से गुजरता है उसे अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? तो अपवाह तंत्र क्या होता है? जहां से नदी बहकर आई, जहां तक बहकर जाती है वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र कहलाएगा। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। बहुत नदी, अब नदी एक नदी उतरी, एक नदी इधर से आ गई, एक नदी इधर से आ गई, इधर आ गई नदी, तो इस प्रकार पूरा जाल बन जाता है और पूरे जाल को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। पहले वाला कौन कहेंगे? अपवाह। फिर दूसरे बार जाल को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भू समयावधि संरचना और भौतिक आकार को प्रभावित करता है। किसी भी क्षेत्र का अपवाहिक तंत्र, मान लीजिए यहाँ नदी बह रही है तो यहाँ का धरातल किस प्रकार का है? समतल मैदान है कि उबड़ खाबड़ है, यहाँ की चट्टानें कौन से हैं, यहाँ का धरातल किस आकृति में बना हुआ है, इन सब पर निर्भर करता है। किस प्रकार की चट्टान से बहकर आ रहा है, किस प्रकार के धरातल से बहकर आ रहा है, तो उस भूवैज्ञानिक संरचना भू आकृति समयावधि को वो प्रभावित करता है, चट्टा प्रभावित करता है। अतः इस संरचना स्थलाकृति ढाल बहते जल को मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। मान लीजिए बीच में दरारें आ गई हैं, खड्डे आ गए हैं, तो वो खड्डे भरने के बाद पानी आगे आएगा। समतल मैदान है तो पानी बहुत तेज गति से आएगा। तो उस समयावधि का हमें पता चल जाता है कि धरातल किस प्रकार का स्थिति में है, किस प्रकार की आकृति में है, उससे उस नदी की समयावधि का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, आपके शहर या गांव के पास कोई नदी होगी, आप देखिए नदी कैसे आती है? घूम फिर आती है, सर्पाकार आकृति में आती है। और कभी कभी वहाँ नौकायन करने का, नहाने का मौका मिल गया होगा। कभी कभी वहाँ बहते पानी में नहाने की इच्छा हो जाती है कि हम इसमें कूद के नहा लें, आते ना, तो ये बड़ी स्थिति बन जाती है। क्या ये नदी बस 12 मासी या अल्पकालीन? तो नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। नदी कितने प्रकार की होती है अपने पास? दो प्रकार नदियाँ होती हैं। एक तो होती है 12 मासी और एक होती है अल्पकालीन। देखिए नदियाँ अपने पास कितने प्रकार की हैं? नदियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है 12 मासी और एक अल्पकालीन।
कौन सी होती है? अल्पकालीन। 12 मासी नदी को होती है जो 12 महीने कंटिन्यू बहती है, लगातार 12 महीना बहती है, प्रत्येक दिन बहती रहती है, वो नदी क्या कहलाएगी? 12 मासी नदी कहलाएगी। ये नदी कहाँ से आती है? हिमालय से निकलने नदियाँ 12 मासी नदियाँ हैं जो बर्फीले क्षेत्रों से निकलती हैं, वहाँ से नदियाँ प्रतिदिन नदियाँ पानी बहता रहता है। तो ये नदियाँ 24 घंटे 12 महीने लगातार बहती हैं, कभी भी सूखती नहीं है। ऐसी नदियों को 12 मासी नदियों के नाम से जाना जाता है। अल्पकालीन, अल्प मीन्स कम समय, अल्प मीन्स कम, कालीन समय, कम समय के लिए बहने वाली नदियों को क्या बोलेंगे? अल्पकालीन नदियाँ कहते हैं। ये नदियाँ मानसूनी होती है। कौन नदियाँ होती है? मानसूनी। मानसून नदियाँ होती है। जब मानसून आता है तब तो बहती है, जब मानसून नहीं आता है सूख जाती है। तो कम समय के लिए बहने वाली नदियाँ कौन सी है? अल्पकालीन। और 12 महीने में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? 12 मासी नदियाँ। तो नदियाँ कितने प्रकार की होगी अपने पास? 2 प्रकार की नदियाँ हो गई है। तो नदियाँ कौन कौन सी है? 12 मासी और अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए बहने वाली नदियाँ कौन सी होती हैं? जो मानसून काल में बहती हैं, अन्यथा सूखी रहती हैं। सीधी बात लिखते हैं, जब बरसात होती है, बरसात दिनों में बहती है या सूखी रहती है, या मानसून काल में बहती है फिर सूखी हो जाती है। ऐसी नदियों को अल्पकालीन कहते हैं। 24 घंटे प्रत्येक महीने बहने वाली नदियों को बोलते हैं 12 मासी। ये बर्फीले क्षेत्रों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है और कंटिन्यू लगातार बहती ही रहती है। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो 24 घंटे बहने नदियां हैं, इसलिए इनको 12 मासी कहते हैं। हमारे यहाँ पर लूनी नदी है अपने पास है, गंगा नदी है अपने पास है। ये कौन नदियां हैं? ये अल्पकालीन है। जब मानसून आएगा तो बहेगी, अन्यथा सूखी रहेगी। ठीक है, दोनों समझ आ गया? तो 12 मासी और वह नदियां हैं। नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? नदी क्यों बहती है? क्योंकि नदी का एक निश्चित मार्ग होता है। नदी का एक निश्चित मार्ग होता है। नदी अपने मार्ग को कभी नहीं भूलती है, इसलिए वो नदी एक समय अंदर बहती है। अगर उसके बीच में कोई रुकावट आ जाती है या कोई अवरुद्ध आ जाती है या उसके अतिक्रमण हो जाता है तो उन क्षेत्रों के अंदर फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। फिर नदी अपने मार्ग को खुद अपना तैयार कर लेती है, अपने मार्ग में आने वाले सबको तोड़ती हुई नजर आती है, विध्वंस कर देती है, जलमग्न कर देती है, तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अपने सिरे में ही दिशा बहती है। भूगोल के अन्य 2 पाठ्यक्रम में दिया गया अपने पास देखिए से क्या जल एक ही निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? अब ये बोल रहा है कि बाहर जितनी नदियां हैं, भारत की जितनी नदियां हैं वो नदियां भारत के पूर्व में ही क्यों बहती है? अधिक नदियां पूर्व में क्यों बहती है? तो देखिए अपने पास भारत का ये सब अपने पास इस प्रकार से है। तो ये तो अपने पास पूर्वी भाग, ये अपने पास पश्चिम भाग, ये अपने पास उत्तरी भाग, और ये अपने पास दक्षिणी भाग हो गया। तो ये बोले कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सब नदियां कहाँ पे आती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो पूरी भाग में नदियां क्यों गिरती हैं? तो देखिए इसका कारण क्या है। उत्तरी जो भाग अपने पास है ये भी तीन, ऊपर वाला भाग तो क्या है? तीव्र मुख वाला, क्या है? तीव्र मुख वाला, और पूर्वी भाग है ढलान मुख वाला। तो पानी किधर बहता है हमेशा? उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर पानी बहता है हमेशा। ये ध्यान अपने पास, अभी अपन पानी डालेंगे तो पानी अपने आप बहने लग जाएगा, यानी जिधर ढलान होगी उधर पानी जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ये तीव्र मुख वाला है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। उत्तरी भाग तीव्र मुख वाला है और पश्चिम पूरी भाग ढलानुमा है। तो नदी किधर आएगी? पूर्व की ओर आएगी। उधर इस बार देखते हैं, यहाँ दक्षिण के अंदर यहाँ पर सतपुड़ा है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है। तो इनका भी क्या है? पश्चिम घाट, जो भाग कौन सा घाट है? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट का भाग तो तीव्र है और ये दरबार पूर्व भाग ढलानुमा है। तो यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ पे आती है? बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। और इस तीव्र मुख से 2 नदियां निकलती है, एक तो है नर्मदा और एक है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती वो गिरती है किसमें? अरब सागर में गिरती है। इसलिए अधिकांश नदियां पूर्वी भाग में गिरती है। तो हमारा जवाब रहेगा
भारत का उत्तरी और पश्चिम भाग तीरनुमा होने के कारण पूर्वी भाग ढलाननुमा स्थिति में पाया जाता है, जिससे भारत की अधिकांश नदियां पूर्वी भाग में यानी बंगाल खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक है, ये परिभाषा रहेगी अपने पास। अब देखिए क्यों बहती है, बंगाल खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल लाकर जिसमें जल ग्रहण करती है उसे अपने क्या कहेंगे, जिसमें जल डालते उसे क्या कहेंगे, जल ग्रहण। क्या कहेंगे उसको, जल ग्रहण। कोई भी नदी विशेष क्षेत्र से बहकर आती है, कोई भी नदी विशेष क्षेत्र से बहकर आएगी और जहां पर जल डाल देगी पूरा, फिर आगे नहीं बहेगी, जल डाल देगी तो उस क्षेत्र क्या बोलेंगे अपन, जल ग्रहण क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको, जैसे नदी यहाँ से आई और नदी यहाँ के गिर गई, यहाँ बंगाल खाड़ी में गिर गई यहाँ पर। ठीक है, अब आगे पानी नहीं जा रहा ना, पूरा पानी किसमें गिर गया, तो ये क्या कहलाएगा, जल ग्रहण, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। कोई भी नदी अपनी विशेष परिस्थितियों से अंदर बहकर आती है, विशेष क्षेत्रों से बहकर आती है और आकर अपने जल को किसी क्षेत्र में डाल देती है, जहां वो पानी अपना पूरा डालती है, जल डालती है, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राइट, कोई दिक्कत? तो पहली बात अपने पास आगे, नदियां प्रवाहित क्षेत्र कौन से होते हैं, प्रवाह तंत्र किसे कहते हैं, बारहमासी नदी किसे कहते हैं, अल्पकाल नदी किसे कहते हैं, भारतीय अधिकांश नदियां पूर्व में क्यों जाती हैं, ठीक है ना, जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, समझ आ गया? अब आ गया, अब आएगा अपने पास वृक्षाकार। वृक्षाकार, ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है, नीचे बॉक्स बना हुआ ना, उसमें पहली लाइन है, अगर कोई नदी अपने पास हिमालय से या पर्वतों से निकलती है, जैसे वो पर्वतों से निकलेगी उसकी एक धारा होती है, कितनी धारा होती है, एक धारा होती है, और जैसे ही वो धरातल पे आएगी, जैसे धरातल के ऊपर आएगी और आते ही वो एक धारा कई भागों में बढ़ जाती है, कितने भाग बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ने से इधर आने के बाद और यहाँ भी चलेगी, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगी, इस प्रकार से पानी बढ़ जाता है। धारा कौन सी थी पहले, एक, अब धारा कितने भागों में बढ़ गई, अनेक भागों में बढ़ गई। तो दूर से ऊपर देखेंगे, अब हेलीकॉप्टर दूर से देखते हैं तो हमें नदी क्या दिखती है, ये धारा एक है और यहाँ जाके बढ़ गई अपने पास, तो इस धारा को इस प्रकार के आकृति को बोलेंगे वृक्षाकार आकृति। यहाँ पर नदी की कौन सी आकृति बन गई, वृक्षाकार आकृति बन गई है। जैसे देखिए भारत के इस भाग के अंदर हिमालय नदी आती है और नया नदी आती है, 5 भागों में बढ़ जाती है, कितने भागों में बढ़ जाती है, 5 भागों में बढ़ जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पंजाब कहते हैं। पंच मतलब 5, आप मीन्स पानी, पंजाब के क्षेत्र में आते एक नदी के 5 भाग बन जाते हैं, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, पंजाब। इसलिए कहते हैं उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर जो नदी आई है वो कितने भागों में बढ़ गई, तो जहां पर नदी 5 भागों में बढ़ गई, इस क्षेत्र का नाम पड़ गया पंजाब पड़ गया। पंजाब पढ़ लेते हैं, पंजाब पढ़ लेते हैं तो पंच प्लस आप मीन्स होता है पानी, कितने भागों में बढ़ गया, 5 भागों में, तो क्या बन गया इसका, पंजाब बन गया। इस प्रकार से नदियां के वृक्षाकार आकृतियां बन जाती हैं। ये वृक्षाकार आकृतियां नदी को कई भागों में डिवाइड या बांट देती है। ठीक है, अगला देखिए अपने पास, पहला हो गया। दूसरा देखिए, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरिय नदी कहते हैं।